मेरे सभी टीचर फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा आज ह्यूमन फिजियोलॉजी के चौथे सेशन में रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस करने जा रहा हूँ। आदमी का रेस्पिरेटरी सिस्टम कई सारे अंगों से बना है, जिसका पहला हिस्सा नेजल चैम्बर, दूसरा फेरिंक्स, तीसरा लैरिंक्स और उसके बाद श्वसन नलियाँ, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स इत्यादि, और अंत में एक जोड़े लंग्स पाए जाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम का अधिकांश हिस्सा ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और लंग्स छाती के अंदर एक चैम्बर में बंद रहता है, जिसे थोरैसिक चैम्बर कहा जाता है। इन्हें ठीक से समझने के लिए पूरे सिस्टम को एक नज़र में देखना और फिर एक एक कर विभिन्न अंगों की रचना समझना आवश्यक है, तभी आगे हम लोग इसकी क्रिया विधि को समझ पाएंगे। यह आदमी के रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक स्केच डायग्राम है। सबसे आगे नाक से नेजल चैम्बर की उत्पत्ति होती है और पीछे की ओर ये नेजल चैम्बर फेरिंक्स में खुलता है। वहाँ से स्वर यंत्र या लैरिंग्स में प्रवेश करता है और तब फिर श्वसन नली यानी ट्रैकिया होते हुए ये दोनों ओर के फेफड़े में आता है। किनारे से ये रिब्स का बाउंड्री आप देख रहे हैं, दोनों ओर है, और पीछे की ओर से यहाँ पेट को अलग करने वाला डायफ्राम पाया जाता है। हमारे नाक के अंदर दो अलग अलग नेजल चैम्बर्स हैं, जो बाहर की ओर नासिका रंध्र या नॉस्ट्रिल्स के द्वारा खुल रहे हैं। नॉस्ट्रिल्स के ओपनिंग पर आड़े तिरछे बहुत सारे बाल पाए जाते हैं, केश पाए जाते हैं, जिन्हें नेजल हेयर्स कहा जाता है। ये जाल की तरह बना लेते हैं, जिससे कि कीड़े मकोड़े, घास के तिनके के टुकड़े, कोई बड़ा कण अंदर नहीं जा सके। इसलिए इन नेजल हेयर्स को कोर्स फिल्टर कहा जाता है। नाक के अंदर आगे की ओर कार्टिलेज और पीछे की ओर नेजल बोन पाया जाता है। नेजल बोन के अंदर एक पतला सा दरार के रूप में एयर पैसेज पाया जाता है, जिसमें तीन कुंडली की तरह मुड़ी हुई पतली पतली हड्डियों से निर्मित टर्बाइनल बोन्स पाए जाते हैं। इन्हें टर्बिनेट्स या नेजल कॉन्चा कहा जाता है। ये नेजोटर्बाइनल, इथेमोटर्बाइनल और मैक्सिलोटर्बाइनल कहलाते हैं। इन्हें हम लोग इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। सबसे ऊपर जो नीला हरा चमकदार रचना दिखाई पड़ रही है, वह सुपरियर टर्बिनेट या नेजोटर्बाइनल है। बीच में मिडिल टर्बिनेट या इथेमोटर्बाइनल है और नीचे की ओर इन्फेरियर टर्बिनेट या मैक्सिलोटर्बाइनल है। ये वास्तव में क्वाइल की तरह, कुंडली की तरह मुड़े होते हैं। इनके बगल से एकदम पतला सा एयर के लिए रास्ता बनता है। सुपरियर मीटस, मिडिल मीटस और इन्फेरियर मीटस, ये पतले पतले रास्ते बनते हैं, जिससे होकर हवा अंदर जाती है। इन टर्बाइनल बोन्स के ऊपर
एक विशेष प्रकार का इपिथेलियम पाया जाता है जिसे स्नीडेरियन मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसमें 3 प्रकार के सेल्स हैं। गाढ़ा लसलसा म्यूकस बनाने के लिए म्यूकस सेल्स पाए जाते हैं जो नाक की सतह को सूखने से बचाते हैं और धूल कणों को चिपका कर रोक लेते हैं। इस तरह से म्यूकस फाइन फिल्टर का काम करता है। सीरस सेल से वाटरी सिक्रीशन उत्पन्न होता है। जाड़े के समय में जब हवा शुष्क होती है तो अतिरिक्त पानी का डिस्चार्ज होता है। इस पानी के कारण अंदर सांस में ली गई हवा में सैचुरेशन तक, संतृप्तता तक पानी की मात्रा घुल जाती है, जिससे कि हवा अंदर जाने वाली, फेफड़े में जाने वाली हवा नमी युक्त हो जाती है। इस पानी में वोलाटाइल केमिकल्स भी घुलते हैं, जिसके कारण सेंसरी सेल उन केमिकल्स के नेचर को स्मेल के रूप में, गंध या दुर्गंध के रूप में पहचान करता है। संयोग से अगर कोई अनचाहा केमिकल, कोई उत्तेजना उत्पन्न करने वाला धूल कण हमारे नाक के अंदर जाता है, नेजल चैम्बर में जाता है, तो इरिटेशन उत्पन्न करता है। इसके कारण अचानक फेफड़ा खूब तेजी के साथ सिकुड़कर एयर का ब्लास्ट उत्पन्न करती है, जिसे हम छींकना कहते हैं। इस छींकने या स्नीजिंग की क्रिया के द्वारा इन कणों को नाक के बाहर निकाल दिया जाता है। दोनों ओर के नेजल चैम्बर एक साथ पीछे की ओर फेरिंग्स में खुलते हैं। इस हिस्से को नेजोफेरिंग्स कहा जाता है। फेरिंग्स के अंदर भोजन नली का प्रारंभ गलट के रूप में और श्वसन नली का प्रारंभ ग्लटिस के रूप में होता है। ग्लॉटिस के ऊपर कार्टिलेज का बना हुआ एक ढक्कन पाया जाता है, जिसे इपीग्लॉटिस कहते हैं। जब इपीग्लॉटिस बंद रहता है तो भोजन का कोई भी कण या पानी का कोई भी ड्रॉप सांस की नली में अंदर नहीं जा पाता है। ग्लॉटिस के पीछे लैरिंग्स और लैरिंग्स के पीछे ट्रैकिया पाया जाता है। गले में सबसे ऊपर थोड़ा उभरा हुआ हिस्सा दिखाई पड़ता है, वह लैरिंग्स या स्वर यंत्र है, साउंड बॉक्स है। यह सामने की ओर से एक बड़े से थायराइड कार्टिलेज के द्वारा सुरक्षित रहता है। इसी कार्टिलेज को एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। पीछे की ओर ऊपर से 2 एरिटेनॉइड कार्टिलेज और नीचे से एक बड़ा सा क्रिकॉइड कार्टिलेज पाया जाता है। एरिटेनॉइड और क्रिकॉइड कार्टिलेज से अलग अलग मसल्स के सेट निकलकर थायराइड कार्टिलेज से जुटे रहते हैं। क्रिकॉइड और थायराइड के बीच फॉल्स वोकल कॉर्ड और एरिटेनॉइड और थायराइड के बीच ट्रू वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं। ट्रू वोकल कॉर्ड के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है, आवाज़ उत्पन्न होती है। इस आवाज़ को गले के विभिन्न मसल्स की मदद से और जीभ के अलग अलग पोजीशन पर टच करने से अलग अलग अक्षर, स्वर, पिच और नोट्स की उत्पत्ति होती है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि आवाज़ की उत्पत्ति, साउंड का प्रोडक्शन सांस छोड़ते समय होता है, सांस लेते समय नहीं होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं विभिन्न कार्टिलेज को दिखलाया गया है। वेंट्रल साइड से यह बड़ा सा थायराइड कार्टिलेज है और इसके पीछे ट्रैकिया में कार्टिलेज के बने रिंग लगे हैं। अगर पीछे वेंट्रल साइड से देखते हैं तो सबसे ऊपर इपीग्लॉटिस ढक्कन बनाता है। उसके बाद दोनों ओर, बायां दायां दोनों ओर यहाँ पर एरिटेनॉइड कार्टिलेज है
और नीचे के तरफ से ये क्रिकॉइड कार्टिलेज है। ट्रैकिया की दीवार पीछे की ओर से खुली हुई है, अर्थात ये रिंग पीछे की ओर से इनकम्प्लीट है। इस तरह ट्रैकियल रिंग सी शेप्ड है या गडिल शेप्ड है, यह कंप्लीट रिंग के रूप में नहीं पाया जाता है। अब अगर हम चार जगह पर हमने 5 जगह पर रेड रिंग से घेरा है 5 महत्वपूर्ण चीज़ों को। सबसे ऊपर एपिग्लॉटिस, सामने थायराइड कार्टिलेज, एडिटेनॉइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज और ट्रैकिया। अब इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कई सारे मसल्स दिखलाए गए हैं। ऊपर दोनों ओर एडिटेनॉइड कार्टिलेज से जुटा हुआ थायरो एडिटेनॉइड मसल है। उसके ठीक ऊपर आप लिखा देख रहे हैं वोकैलिस मसल, यानी वोकल कॉर्ड से जुटा हुआ मसल। तो यह ट्रू वोकल कॉर्ड बनाता है जिसके कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है, आवाज़ उत्पन्न होती है। बाहर के तरफ से जो आप देख रहे हैं रेड कलर में मसल बना हुआ, वह क्रिकोथायरॉइड मसल यानी फॉल्स वोकल कॉर्ड है। अब सांस की नली जो गले से गुजर रही है वह ट्रैकिया कहलाती है। थोरैक्स में आने पर, छाती में आने के बाद यह 2 भागों में बंटकर 2 ब्रोंकाई में बदल जाती है। बाईं ओर ये ब्रोंकाई 2 भागों में बढ़ जाते हैं और दाहिनी ओर 3 भागों में बढ़ जाते हैं। ब्रोंकाई के जितने भी डिविजन्स होते हैं, ब्रांचेज होते हैं, उन्हें एक साथ हम ब्रोंकियोल्स बोल दिया करते हैं। ये विभाजित होते होते अंत में फेफड़े के अंदर छोटे छोटे एयर चैम्बर में समाप्त होते हैं, जिन्हें एल्वियोलाई कहा जाता है। इसी एल्वियोलाई के अंदर ढेर सारे ब्लड की नलियों का जाल बना रहता है, जिसके कारण एल्वियोलाई के अंदर गैसेज का आदान प्रदान, गैसियस एक्सचेंज की क्रिया पूरी होती है। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में कार्टिलेज के कंप्लीट रिंग पाए जाते हैं। यहाँ आप एल्वियोलाई का बंच देख रहे हैं। बाईं ओर 4 एल्वियोलाई को सेक्शन में दिखलाया गया, जिसमें कि ब्रोंक्यूल्स खुलते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। दाहिनी ओर आप नीले रंग के पल्मोनरी आर्टरी देख रहे हैं। नीला रंग क्यों है? तो यह हार्ट से इम्प्योर ब्लड लेकर लंग्स में लाता है, और यहाँ गैसियस एक्सचेंज के बाद जब ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है तो पल्मोनरी वेन के द्वारा यह वापस लौटता है। जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा किया कि बाईं ओर के फेफड़े 2 भाग में बटे हुए हैं, लेफ्ट एंटेरियर और लेफ्ट पोस्टेरियर, और दाहिनी ओर के फेफड़े में 3 हिस्से हैं, एंटेरियर और सुपरियर लोब, मीडियन लोब एंड पोस्टेरियर और इन्फेरियर लोब। रैबिट में दाहिनी ओर 4 लोब्स होते हैं, वेंट्रल साइड की ओर एंटेरियर और पोस्टेरियर लोब, और डॉर्सल साइड की ओर एंटेरियर एजाइगस एंड पोस्टेरियर एजाइगस लोब्स होते हैं। फेफड़ा बाहर से 2 लेयर के बने हुए प्लूरल मेम्ब्रेन से ढका होता है। एक हिस्सा बॉडी कैविटी का लाइनिंग करता है, जिसे विसरल प्लूरा कहते हैं, और दूसरा किनारे की ओर बाहर के तरफ से है, जो रिब्स के अंडर सरफेस को कवर कर रहा है, उसे पेराइटल प्लूरा कहते हैं। विसरल और पेराइटल प्लूरा के बीच एकदम पतला सा
थिन जगह पाया जाता है जिसे प्लूरल कैविटी कहते हैं। इसमें एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड भरा रहता है। थोरैसिक चैम्बर का बीच वाला हिस्सा मेडिएस्टेनियम कहलाता है। पूरा का पूरा एयर चैम्बर यानी एल्वियोलाई सिलिएटेड म्यूकस इपिथीलियम से लाइंड रहता है और यह इपिथीलियम फेफड़े के अंदर का लाइनिंग, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और ट्रैकिया के लाइनिंग तक फैला रहता है। यानी पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में सिलिएटेड एपिथीलियम पाए जाते हैं। ये सिलिया लगातार अपनी गति के द्वारा फेफड़े के अंदर बनने वाले म्यूकस को और म्यूकस में घुले हुए डस्ट को धीरे धीरे बाहर की ओर बहाते रहता है, जिसे हम बीच बीच में कफ के रूप में बाहर निष्कासित करते हैं। एल्वियोलाई के अंदर ही गैसियस एक्सचेंज होता है। इस डायग्राम में आप बायां और दायां दोनों ओर फेफड़े के क्रमशः 2 लोब और 3 लोब देख रहे हैं। अंदर में ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का बार बार विभाजन होते हुए भी दिखाई पड़ रहा है। ये रैबिट का रेस्पिरेटरी सिस्टम है। बाईं ओर 2 लोब्स और दाहिनी ओर 4 लोब्स दिखाई पड़ रहे हैं। छाती के अंदर, हार्ट और लंग्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को दिखलाया जा रहा है। राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड फेफड़े में सप्लाई हो रहा है, जिसे नीले रंग से दिखलाया गया है, और फेफड़े से वापस ऑक्सीजनेशन के बाद, शुद्धिकरण के बाद प्योर ब्लड वापस लौट रहा है, जिसे गुलाबी रंग से दिखलाया गया है। अब छाती की रचना एक बंद पिंजरे के समान है। यह पूरी तरह से एयर टाइट है। कहीं से इसमें फेफड़े के बाहर से हवा जाने का या किसी तरल पदार्थ के जाने का कोई रास्ता नहीं बना हुआ है। वेंट्रल साइड और दाएं बाएं से यह वर्टिब्रा के द्वारा, बीचों बीच वेंटर में स्टर्नम के द्वारा और पीछे पीठ के तरफ से रिब्स के द्वारा स्ट्रॉन्ग स्केलेटल सपोर्ट मिल रहा है, जिसके साथ विभिन्न प्रकार के मसल्स जुटे हैं, और नीचे की ओर एब्डोमेन और थोरैक्स को अलग करते हुए एक गुंबदाकार आकार का डायफ्राम पाया जाता है। इस थोरैसिक केज की दीवार में 12 जोड़े रिब्स पाए जाते हैं, जो नीचे की ओर झुके से रहते हैं। पीछे रीढ़ के तरफ से उत्पन्न होकर ये वेंट्रल साइड में स्टर्नम तक आते हैं, लेकिन सभी के सभी रिब्स स्टर्नम से जुटे हुए नहीं पाए जाते हैं। पहला 7 जोड़ा रिब्स वर्टिब्रा और स्टर्नम दोनों को जोड़ता है। इन्हें ट्रू रिब्स कहा जाता है, जबकि 3 जोड़ा 8वां, 9वां और 10वां फॉल्स रिब्स कहलाता है। ये 7वें जोड़े रिब्स के नीचे लिगामेंट की मदद से जुटे रहते हैं। अंतिम 2 जोड़े 11वें और 12वें बहुत छोटे होते हैं, जो वेंट्रल साइड की ओर आ नहीं पाते हैं, इसलिए इनका किसी भी तरह से स्टर्नम से कोई संबंध नहीं बनता है। इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। रिब्स के बीच बीच में बाहर के तरफ से एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और अंदर की ओर से इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स पाए जाते हैं। इनकी मदद से रिब्स अंदर और बाहर की ओर गति करते हैं। इसी तरह डायफ्राम में भी रेडियल और सर्कुलर मसल्स पाए जाते हैं। रेडियल मसल सिकुड़ कर डायफ्राम को नीचे की ओर खींचता है,
जबकि सर्कुलर मसल सिकुड़ कर डायफ्राम को ऊपर या आगे की ओर खींच कर ले जाता है। इस तरह से रिब्स और डायफ्राम दोनों में एक दूसरे के विपरीत काम करने वाले दो दो प्रकार के मसल्स जुटे हुए पाए जाते हैं। ये देखिए 12 जोड़े रिब्स दिखलाए गए हैं। इन्हें लेटरल की ओर से देखें तो स्टर्नम से जुटे हुए 7 जोड़े ट्रू रिब्स हैं, 1 से लेकर 7 तक। 8वां 9वां 10वां फॉल्स रिब्स है और 11वां 12वां ये फ्लोटिंग रिब्स हैं। इस डायग्राम में रिब्स के साथ जुटे हुए इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स दिखाया गया है। इनके अलावे कुछ सहायक मसल्स भी हैं, जिनमें 2 महत्वपूर्ण हैं, पेक्टोरैलिस माइनर और सीरेटस एंटेरियर मसल्स। इनकी मदद से रिब्स को अंदर या बाहर की ओर खींचा जा सकता है। तो इस प्रकार आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का अध्ययन किया। अब अगले सेशन में हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन डिस्कस करेंगे। फिर आपसे अगले सेशन में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।